क्या आप जानते हैं, हाल ही में रेलवे एग्जाम की हर शिफ्ट में संविधान संशोधन से सवाल आ रहे हैं। अगर आप इन्हें सही से नहीं पढ़ते तो एक दो नंबर ऐसे ही हाथ से निकल सकते हैं। हेलो एवरीवन, इक्षिता रिवीजन पॉइंट में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग सबसे महत्वपूर्ण संविधान संशोधनों को कवर करेंगे जो हाल ही में रेलवे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और आने वाली शिफ्टों में भी लगभग पक्के हैं। तो आइए बिना देर किए वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पहले संविधान संशोधन अधिनियम 1951 की। इस संशोधन के तहत 9वीं अनुसूची 9th शेड्यूल जोड़ी गई। इसका उद्देश्य था संपत्ति के अधिकार को सीमित करना। इसके लिए अनुच्छेद 31 में दो नए खंड जोड़े गए, 31 का और 31 खा। इसके अलावा 9वीं अनुसूची के अंतर्गत आने वाले कानूनों को न्यायिक समीक्षा से बाहर रखा गया, यानी इस संशोधन के बाद 9वीं अनुसूची में शामिल कानूनों को अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती थी। अब हम एक और महत्वपूर्ण संशोधन को जानते हैं। अब हम बात करते हैं 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 की। यह संशोधन राज्य पुनर्गठन आयोग स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन की रिपोर्ट को लागू करने के लिए पारित किया गया था। इसके अंतर्गत पहले मौजूद क, ख, ग और घ श्रेणी के राज्यों का वर्गीकरण समाप्त कर दिया गया। पूरे भारत को 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित क्षेत्रों में विभाजित किया गया, यानी इस संशोधन ने भारत के राज्यों का नक्शा और प्रशासनिक ढांचा पूरी तरह बदल दिया। अब हम बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण संशोधन, 16वां संविधान संशोधन अधिनियम 1963। यह अधिनियम वर्ष 1963 में पारित किया गया था। इसके तहत अनुच्छेद 19 में दिए गए 3 अधिकारों, 1 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, 2 सभा करने का अधिकार, राइट टू असेंबल पीसफुली, 3 संघ बनाने का अधिकार, राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस, पर युक्ति संगत प्रतिबंध, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाने की शक्ति राज्य को दे दी गई। यानी इस संशोधन के बाद राष्ट्रीय हित और सुरक्षा के लिए राज्य इन 3 अधिकारों पर नियंत्रित सीमाएं लगा सकता था। अब हम बात करते हैं 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 की। यह संशोधन वर्ष 1967 में पारित किया गया था। इस अधिनियम के तहत सिंधी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची 8th शेड्यूल में शामिल किया गया। इससे पहले 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी और सिंधी को जोड़ने के बाद यह संख्या बढ़कर 15 हो गई। यानी इस संशोधन का मुख्य उद्देश्य सिंधी भाषा को भारत की मान्यता प्राप्त भाषाओं में स्थान देना था। अब हम बात करते हैं 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 की। इस संशोधन के तहत अनुच्छेद 13(2) में बदलाव किया गया। इसमें यह स्पष्ट कर दिया गया कि अनुच्छेद 380 के तहत पारित किसी भी विधि को अनुच्छेद 13(2) में प्रयुक्त विधि शब्द के अंतर्गत नहीं माना जाएगा। यानी संसद द्वारा संविधान संशोधन के रूप में पारित कानूनों को मौलिक अधिकारों का उल्लंघन मानकर रद्द नहीं किया जा सकता। इसके अलावा इस संशोधन के तहत यह भी प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति संसद द्वारा पारित किसी भी संविधान संशोधन विधेयक को अपनी सहमति देने के लिए बाध्य होंगे। इस प्रकार यह संशोधन संसद की संशोधन करने की शक्ति को और अधिक मजबूत बनाता है। अब हम बात करते हैं 26वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 की। इस संशोधन के तहत भारत के स्वतंत्र होने से पहले के भूतपूर्व देशी रियासतों के शासकों को दिए गए विशेष अधिकार और उनके प्रिवी पर्स को समाप्त कर दिया गया। इसका उद्देश्य था सभी नागरिकों के लिए समानता सुनिश्चित करना और पूर्व राजाओं को दी जाने वाली आर्थिक एवं विशेष सुविधाओं को खत्म करना। यानी इस संशोधन ने प्रिवी पर्स की व्यवस्था को समाप्त कर भारत में गणतांत्रिक सिद्धांतों को और मजबूत किया। अब हम बात करते हैं 36वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 की। इस संशोधन के तहत सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया। इससे पहले सिक्किम एक संघ राज्य एसोसिएट स्टेट के रूप में भारत से जुड़ा हुआ था।
इस संशोधन के बाद सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला और वह भारतीय संघ का आधिकारिक हिस्सा बन गया। अब हम बात करते हैं 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 की, जिसे भारतीय संविधान का मिनी संविधान भी कहा जाता है क्योंकि इसने संविधान में बड़े और व्यापक बदलाव किए। इस संशोधन के तहत फर्स्ट, संविधान की प्रस्तावना प्रियम्बल में परिवर्तन, 3 नए शब्द जोड़े गए: समाजवादी, सोशलिस्ट, धर्मनिरपेक्ष, सेक्युलर, एकता और अखंडता, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं की अवधि कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया। इसके लिए 1977 में होने वाले लोकसभा चुनाव 1978 तक टाले गए क्योंकि कार्यकाल बढ़ा दिया गया था। 3, राज्य सूची से विषयों का स्थानांतरण। कुछ विषयों को राज्य सूची स्टेट लिस्ट से समवर्ती सूची कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिया गया, जैसे वन, फॉरेस्ट्स, शिक्षा, एजुकेशन, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार कल्याण, पॉपुलेशन कंट्रोल एंड फैमिली प्लानिंग। इसको ऐसे समझते हैं कि शिक्षा अब केवल राज्य का विषय न होकर केंद्र और राज्य दोनों के नियंत्रण में आ गई। 4, नीति निर्देशक सिद्धांतों को प्राथमिकता। सभी नीति निर्देशक सिद्धांतों का। 5, 10 मौलिक कर्तव्य। संविधान में पहली बार 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। अनुच्छेद 51A भाग 4A के अंतर्गत न्यायिक समीक्षा में कटौती। कुछ मामलों को न्यायिक समीक्षा से बाहर कर दिया गया। निष्कर्ष, 42वां संशोधन इतना व्यापक था कि इसे संविधान का मिनी संविधान कहा जाने लगा। अब हम लोग बात करते हैं एक और बहुत ही महत्वपूर्ण संशोधन की, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978। यह संशोधन आपातकाल के समय हुई घटनाओं के बाद आया और इसका मुख्य उद्देश्य था लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करना और नागरिक स्वतंत्रता की रक्षा करना। इस संशोधन के अंतर्गत सबसे पहले आपातकाल की घोषणा से जुड़े बदलाव। पहले राष्ट्रीय आपातकाल आंतरिक अशांति के आधार पर भी लगाया जा सकता था, अब इसे बदलकर सशस्त्र विद्रोह आर्म्ड रिबेलियन कर दिया गया। इससे यह हुआ, अब केवल विरोध प्रदर्शन या सामान्य अशांति के आधार पर आपातकाल नहीं लगाया जा सकता। इसके लिए बड़े स्तर पर सशस्त्र विद्रोह होना जरूरी है। 2, संपत्ति के अधिकार में बदलाव। संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी, अब मौलिक अधिकार नहीं रहा। इसे मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार की श्रेणी में रखा गया और अनुच्छेद 300A में डाला गया। अब संपत्ति से जुड़े मामलों में आप सीधे सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, बल्कि आपको सामान्य अदालत का सहारा लेना होगा। तीसरा पॉइंट यह है कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं की अवधि आपातकाल के दौरान बढ़ाई गई अवधि 6 वर्ष से घटाकर फिर से 5 वर्ष कर दी गई। अब लोकसभा का चुनाव हर 5 साल में अनिवार्य रूप से होगा। 4, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद। ऐसे विवादों के निपटारे का अधिकार सिर्फ उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट को दिया गया। 5, अन्य महत्वपूर्ण बिंदु। प्रेस की स्वतंत्रता बहाल की गई। नागरिक स्वतंत्रताओं पर लगी कई पाबंदियां हटाई गईं। निष्कर्ष यह निकला कि 44वें संविधान संशोधन ने आपातकाल के दुरुपयोग की संभावनाओं को कम किया और नागरिक अधिकारों को मजबूती से संरक्षित किया। अब हम लोग बात करते हैं 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 की। यह संशोधन भारतीय राजनीति में एक बड़े बदलाव के रूप में आया। मुख्य उद्देश्य इस संशोधन का मकसद था राजनीतिक दल बदल, डिफेक्शन पर रोक लगाना और निर्वाचित प्रतिनिधियों को दल बदल करने से रोकना। इसके अंतर्गत क्या प्रावधान किए गए? 1, दल बदल विरोधी कानून, एंटी डिफेक्शन लॉ। अगर कोई सांसद या विधायक अपनी पार्टी छोड़कर किसी दूसरी पार्टी में चला जाता है तो उसकी सदस्यता समाप्त हो सकती है। जैसे अगर कोई एमएलए चुनाव में पार्टी ए से जीतता है और बाद में पार्टी बी में शामिल हो जाता है तो उसे अपनी सीट छोड़नी होगी। 2, स्वेच्छा से त्यागे जाने की स्थिति। यदि कोई सदस्य अपनी इच्छा से पार्टी की सदस्यता छोड़ता है या पार्टी के खिलाफ जाकर वीट करता है तो भी वह अयोग्य घोषित किया जा सकता है। 3,
स्पीकर का अधिकार किसी सदस्य को अयोग्य ठहराने का निर्णय लोकसभा अध्यक्ष या विधानसभा अध्यक्ष द्वारा लिया जाएगा। नंबर 4 यह कहता है कि 10वीं अनुसूची इन सभी प्रावधानों को संविधान की 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया, इसीलिए 10वीं अनुसूची को दल बदल विरोधी अनुसूची भी कहा जाता है। 5 उद्देश्य का सार यह है कि राजनीतिक स्थिरता बनाए रखना, खरीद फरोख्त और पद के लालच में पार्टी बदलने की प्रवृत्ति रोकना। निष्कर्ष यह निकालता है कि 52वें संविधान संशोधन ने राजनीति में अनुशासन लाने और लोकतंत्र की पवित्रता बनाए रखने में अहम भूमिका निभाई। अब हम लोग बात करते हैं 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 की। यह संशोधन भारतीय लोकतंत्र में युवाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए लाया गया था। मुख्य बदलाव: पहले लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव में मतदान करने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष थी। इस संशोधन द्वारा इसे घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। क्यों किया गया बदलाव? युवाओं को राजनीति और शासन में अधिक भागीदारी का अवसर देना। 18 वर्ष की आयु को परिपक्वता और जिम्मेदारी निभाने के योग्य माना गया। उदाहरण: पहले अगर कोई व्यक्ति 20 वर्ष का है तो उसे मतदान का अधिकार नहीं था, लेकिन इस संशोधन के बाद जैसे ही कोई नागरिक 18 वर्ष का होता है वह वोट डाल सकता है। संविधान में परिवर्तन: अनुच्छेद 328 में यह बदलाव किया गया। इससे लगभग 4 करोड़ नए युवा मतदाता चुनाव प्रक्रिया में शामिल हुए। निष्कर्ष: 61वें संविधान संशोधन ने भारत में लोकतांत्रिक प्रक्रिया को और मजबूत किया, क्योंकि अब देश के युवाओं की आवाज सीधे चुनाव में सुनाई देने लगी। अब हम लोग बात करते हैं 65वें संविधान संशोधन अधिनियम 1990 की। मुख्य प्रावधान: इस संशोधन के तहत अनुच्छेद 338 में बदलाव किया गया। इसके द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। उद्देश्य: अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक हितों की रक्षा करना, इन वर्गों के अधिकारों का उल्लंघन रोकना और उनकी समस्याओं पर सरकार को सुझाव देना। जैसे मान लीजिए किसी राज्य में अनुसूचित जाति के लोगों को शिक्षा या नौकरी में आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा है, तो ये आयोग जांच कर सकता है, रिपोर्ट तैयार कर सकता है और केंद्र या राज्य सरकार को उचित कार्रवाई करने की सिफारिश कर सकता है। महत्व: इससे SC/ST समुदाय को संविधान प्रदत्त अधिकारों की बेहतर सुरक्षा मिली। सरकार और इन वर्गों के बीच एक औपचारिक संपर्क का माध्यम बना। निष्कर्ष: 65वें संविधान संशोधन अधिनियम ने सामाजिक न्याय को मजबूती दी और यह सुनिश्चित किया कि अनुसूचित जाति व जनजाति के हितों की रक्षा के लिए एक स्वतंत्र और सशक्त निकाय में। अब हम लोग बात करते हैं एक और बहुत महत्वपूर्ण संशोधन की। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992-93। मुख्य प्रावधान यह थे कि इस संशोधन के तहत संविधान में भाग 9 जोड़ा गया। इसके साथ ही 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया, जिसमें 29 विषय शामिल किए गए। इन विषयों में पंचायती राज व्यवस्था से जुड़े सभी महत्वपूर्ण प्रावधान रखे गए। इस संशोधन का मुख्य उद्देश्य ग्राम पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देना था। उद्देश्य था कि ग्राम स्तर से लोकतंत्र को मजबूत करना, स्थानीय स्वशासन को अधिकार और जिम्मेदारियां देना, ग्रामीण विकास से जुड़े कार्यों को गांव की सरकार के हाथों में सौंपना। मान लीजिए किसी गांव में सड़क बनवानी है, पीने का पानी उपलब्ध कराना है या स्कूल की मरम्मत करनी है, तो इन कार्यों को सीधे ग्राम पंचायत अपने फंड और अधिकार से पूरा कर सकती है। महत्व यह था कि इस संशोधन के बाद पंचायती राज संस्थाओं को कानूनी सुरक्षा मिली। ग्रामीण इलाकों में भागीदारी आधारित लोकतंत्र को बढ़ावा मिला। अब हम लोग बात करते हैं 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 तारीख की। मुख्य प्रावधान: इस संशोधन के तहत संविधान में भाग IX जोड़ा गया। इसके साथ ही 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया। इस अनुसूची में 18 विषय शामिल किए गए। इन विषयों में नगर पालिका, नगर निगम और नगर परिषद से संबंधित प्रावधान रखे गए। उद्देश्य: शहरी स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा देना,
शहरों और कस्बों के विकास कार्यों के लिए स्थानीय निकायों को अधिकार देना। नगर निकायों की संरचना, अधिकार और कार्यक्षेत्र तय करना। उदाहरण, मान लीजिए किसी शहर में सीवरेज लाइन बिछानी है, कूड़ा प्रबंधन करना है या ट्रैफिक सुधारना है, तो ये जिम्मेदारी नगर निगम या नगर पालिका के पास होगी, जो 74वें संविधान के तहत तय अधिकारों का इस्तेमाल करके ये काम पूरा करेगी। महत्व, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 73वां संशोधन जैसे अधिकार मिले, वैसे ही शहरी क्षेत्रों के लिए 74वें संविधान ने स्थानीय निकायों को मजबूत किया। अब गांव की सरकार, ग्राम पंचायत और शहर की सरकार, नगर पालिका, नगर निगम संवैधानिक रूप से सुरक्षित हो गए। अब हम लोग बात करते हैं 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 की। मुख्य प्रावधान, इस अधिनियम के द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई। ये अधिकार अनुच्छेद 21A के अंतर्गत जोड़ा गया। संविधान में किए गए बदलाव: 1. अनुच्छेद 21A 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। 2. अनुच्छेद 45 पहले यह 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का निर्देश मात्र था। संशोधन के बाद इसे 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा पर केंद्रित किया गया। 3. अनुच्छेद 51A का नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों में यह जोड़ा गया कि माता पिता या अभिभावक 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा दिलाने का प्रयास करें। उद्देश्य, हर बच्चे को शिक्षा का मौलिक अधिकार दिलाना, शिक्षा को सभी के लिए सुलभ, समान और बाध्यतापूर्ण बनाना। महत्व, यह संशोधन देश में शिक्षा को लग्जरी से जरूरी में बदलने वाला कदम था। इसके बाद 2009 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 89वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 मुख्य प्रावधान। इस अधिनियम के अंतर्गत अनुच्छेद 333 में संशोधन किया गया। इसके अनुसार अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए पहले से मौजूद आयोग से अनुसूचित जनजाति के लिए एक अलग राष्ट्रीय आयोग, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स (NCST) स्थापित करने का प्रावधान किया गया। महत्व, पहले अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति दोनों के लिए एक ही राष्ट्रीय आयोग था। 89वें संशोधन के बाद 2 अलग अलग आयोग बनाए गए। एक, अनुच्छेद 333 अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग। 2, अनुच्छेद 333A अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग। उद्देश्य, अनुसूचित जनजाति के सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक और सांस्कृतिक हितों की सुरक्षा के लिए अलग से निगरानी और सुझाव देने वाली संस्था बनाना। 97वां संशोधन अधिनियम 2011 मुख्य प्रावधान। 1. नया भाग 9B जोड़ा गया। सहकारी समितियां, इसमें अनुच्छेद 245ZH से 245Z तक के प्रावधान शामिल किए गए। सहकारी समितियों के गठन, चुनाव और कार्यकाल के बारे में दिशा निर्देश दिए गए। इसमें अनुच्छेद 43B जोड़ा गया। राज्यों को सहकारी समितियों को प्रोत्साहित करने और उनका विकास सुनिश्चित करने के लिए निर्देश देता है। 3. मौलिक अधिकार में संशोधन। अनुच्छेद 19(1)(c) में संशोधन। नागरिकों को सहकारी समितियां बनाने का अधिकार भी मौलिक अधिकार के रूप में दिया गया। उद्देश्य, सहकारी समितियों की स्वायत्तता और लोकतांत्रिक कामकाज सुनिश्चित करना। किसानों, मजदूरों और छोटे व्यापारियों को संगठित कर आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। 99वां संविधान संशोधन अधिनियम 2014 बताता है कि एक राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC) का गठन किया गया। उद्देश्य, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति एवं स्थानांतरण के लिए नया तंत्र स्थापित करना। 2. संशोधन अनुच्छेद 121, 101B और 121C जोड़े गए। NJAC का गठन, संरचना, शक्तियां और कार्यप्रणाली का प्रावधान किया गया। 3. NJAC की संरचना: प्रधान न्यायाधीश (CJI), अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश, सदस्य, कानून मंत्री, सदस्य, 2 विशिष्ट व्यक्ति, सदस्य, प्रधानमंत्री, CJI और विपक्ष के नेता द्वारा चयनित। उद्देश्य, कोलेजियम प्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही लाना। न्यायाधीशों की नियुक्ति में कार्यपालिका और समाज की भागीदारी सुनिश्चित करना।
5 वर्तमान स्थिति अक्टूबर 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने एनजेएसी को असंवैधानिक घोषित कर दिया और कॉलेजियम प्रणाली को पुनः लागू कर दिया। 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015 के अनुसार यह संशोधन भारत बांग्लादेश भूमि सीमा समझौते लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट को लागू करने के लिए किया गया। 2. इसके अंतर्गत भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि अदला बदली लैंड एक्सचेंज की व्यवस्था की गई। 3. भारत ने बांग्लादेश को 191 भारतीय एन्क्लेव सौंपे और बदले में बांग्लादेश ने भारत को 51 बांग्लादेशी एन्क्लेव सौंपे। 4. इसके साथ ही संबंधित क्षेत्रों को भारतीय संघ और राज्यों की सीमा में समायोजित किया गया। उद्देश्य दशकों से लंबित सीमा विवाद को समाप्त करना, सीमा पर रहने वाले लोगों को स्थायी नागरिकता और बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना। महत्व भारत और बांग्लादेश के बीच संबंधों को मजबूत किया। लगभग 50,000 लोगों को स्थायी नागरिकता मिली। अब हम लोग बात करते हैं एक महत्वपूर्ण संविधान संशोधन 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016। इसके अंतर्गत वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम जीएसटी लागू किया गया। इस संशोधन के तहत 6वीं एवं 7वीं अनुसूची में भी बदलाव किए गए ताकि जीएसटी व्यवस्था के अनुरूप केंद्र और राज्यों के कराधान अधिकार तय हो सके। इस संशोधन के माध्यम से अनुच्छेद 245A, 239A और 257A जोड़े गए। जीएसटी परिषद की स्थापना की गई। केंद्र और राज्य दोनों को वस्तुओं एवं सेवाओं पर कर लगाने का अधिकार मिला। अब हम लोग बात करते हैं 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018 की। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एनसीबीसी को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। इस संशोधन के द्वारा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को पिछड़े वर्ग से संबंधित कार्यों से मुक्त कर दिया गया। राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया कि वे किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के संदर्भ में सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों को अधिसूचित नोटिफाई कर सकें। इसके लिए अनुच्छेद 338B जोड़ा गया। अब हम लोग बात करते हैं 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 की। इसके अंतर्गत सामान्य वर्ग जनरल कैटेगरी के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान करने का अधिकार दिया गया। इस संशोधन के तहत शिक्षा और सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया। इस लाभ को प्राप्त करने के लिए EWS प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। इसके लिए अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16 में संशोधन किया गया। अब हम लोग बात करते हैं 106वां संविधान संशोधन अधिनियम 2023 की। इसे महिला आरक्षण अधिनियम के नाम से जाना जाता है। इसके अनुसार लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 33% की महिलाएं हैं। सीटों का आरक्षण करने का प्रावधान किया गया। यह संशोधन सितंबर 2023 में संसद द्वारा पारित हुआ। 28 सितंबर 2023 को इसे राष्ट्रपति की स्वीकृति